हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में आपको मैंने प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में जो बिल्कुल बेसिक डिफरेंस है वो आपको समझाए थे, जो हर एक स्टूडेंट को बेसिकली आने चाहिए। इसके बाद भी काफी डिफरेंसेस हैं जो आपके नीट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। वो मैं आपको जब हमारा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में आपको सारा समझा दूंगा, उसके बाद हम वो डेप्थ वाले डिफरेंसेस करेंगे। आज हम प्रोकैरियोटिक सेल को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, प्रोकैरियोटिक सेल की जो बेस्ट एग्जांपल्स हैं वो क्या हैं? देखो, जो प्रोकैरियोटिक सेल है और यूकैरियोटिक सेल है, इसमें आपने समझना क्या है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल था, प्रो मतलब प्रिमिटिव, ये सेल जो हैं या ये ऑर्गेनिजम्स धरती पे पहले आए थे। तो हम सबको पता है कि धरती पे पहले क्या अराइज हुए हैं, माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरियाज, है ना। तो बाद में उनमें एवोल्यूशन हुआ, फिर वो यूकैरियोटिक बन गए, फिर वो यूनिसेलुलर थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मल्टीसेलुलर बन गए, फिर एनिमल्स आए, इनवर्टिब्रेट्स आए, वर्टिब्रेट्स आए। ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम +1 में पढ़ते हैं। लेकिन कहने का क्या मतलब है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये धरती पे पहले आए थे, ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स थे। तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है प्रोकैरियोटिक सेल की वो है बैक्टीरिया, फिर ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, इसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। और एक और एग्जांपल बताई थी मैंने आपको, माइकोप्लाज्मा, है ना। ये सारी जो है एग्जांपल्स है प्रोकैरियोटिक सेल की। और मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल में अगर आपको पूछे कि बेस्ट ऑर्गेनिज्म, बेस्ट एग्जांपल किसकी है, तो वो है बैक्टीरिया की। तो आज मैं आपको सबसे पहले एक टिपिकल बैक्टीरिया की जो डायग्राम है वो समझाऊंगा। देखो, अब बैक्टीरिया भी एक सेल है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है। तो सेल में क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। तो सबसे पहले मैं आपको एक सेल मेम्ब्रेन बना रहा हूं यहां पे। ये सेल मेम्ब्रेन बनी, किसकी सेल मेम्ब्रेन? हम बैक्टीरिया बना रहे हैं, ठीक है। यहां ये जो है, ये हम एक बैक्टीरिया की डायग्राम बनाने जा रहे हैं। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसकी क्या क्वालिटी बताई थी हमने कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। देखो, कुछ आपको एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूं बस वो समझते जाओ, पूरे बैक्टीरिया की डायग्राम आप खुद बताओगे। डन। तो सेल है तो सेल की एक मेम्ब्रेन होगी, ये क्या बनाई हमने, सेल मेम्ब्रेन। डन। और अंदर क्या होगा, दिस विल बी साइटोप्लाज्म। और मैंने बताया प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता ही नहीं है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ होता है। कैसे? इस फॉर्म में, है ना। कल आपको मैंने बताया था, लास्ट लेक्चर में आपको मैंने ये समझाया था। तो ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है जो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है विदाउट अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस जेनेटिक मटेरियल के इर्द गिर्द कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। और इसका नाम क्या रखा था हमने, क्या बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को? न्यूक्लियोइड। कल डिफरेंस में समझाया है मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोइड होता है, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोइड नहीं होता क्योंकि वहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। तो ये आ गया हमारा न्यूक्लियोइड, ठीक है। और क्या चीज बताई है, और मैंने बताया था आपको कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रिमिटिव टाइप के होते हैं। राइबोसोम्स आर ऑफ प्रिमिटिव टाइप। कौन से? 70S राइबोसोम्स, 70S राइबोसोम्स, 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। और देखो, बैक्टीरिया में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, बैक्टीरिया में जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कहीं कहीं पे ऐसे इनफोल्ड्स दिखाती है, ऐसे इनफोल्ड्स दिखाती है, मतलब अंदर की तरह ऐसे फोल्ड होके एक स्ट्रक्चर बनाती है। इसको हम बोलते हैं
बैक्टीरिया में ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अंदर की तरफ जो फोल्ड होके ये स्ट्रक्चर बना है, इसको हम बोलते हैं मीजोसोम्स। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मीजोसोम्स। ठीक है, इसका फंक्शन जो है मैं आपको यहीं पे समझा दे रहा हूं, क्योंकि ये बहुत बार इसके फंक्शंस जो है नीट में पूछे जाते हैं। देखो मीजोसोम्स में क्या होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन होता है, एटीपी सिंथेसिस, है ना, हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल, लेकिन प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में एनर्जी कहां से आएगी। ये मीजोसोम्स जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह एक्ट करते हैं। तो मीजोसोम्स का पहला फंक्शन क्या आया, एक्ट्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एक्ट्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, सो प्रोड्यूसेस एटीपी। एक ये फंक्शन आपने याद रखना है। एक और फंक्शन मीजोसोम का आपने याद रखना है, इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन। जब बैक्टीरिया सेल डिवाइड करता है, बैक्टीरिया सेल कैसे डिवाइड करता है, इसको कहते हैं हम बाइनरी फिशन, ये भी पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो जो इसकी सेल डिवीजन है, मतलब जिस तरीके से बैक्टीरिया सेल डिवाइड होता है, टूट के दो नए बैक्टीरिया बनाएगा, तो इस सेल डिवीजन में भी हमारे मीजोसोम्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये आपने याद रखना है, ये 2 पॉइंट्स मीजोसोम्स के आपने याद रखने हैं। ठीक है, फिर देखो बैक्टीरिया में क्या होता है, ये अंदर की बात आ गई सारी। ये क्या है सारा, साइटोप्लाज्म, दिस इज साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में जो है सर्कुलर डीएनए, न्यूक्लियोइड, दिस इज सर्कुलर डीएनए, ये प्रेजेंट होता है डायरेक्टली इन साइटोप्लाज्म। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो ऐसे इनफोल्ड्स करके मीजोसोम बनाता है। मीजोसोम के क्या फंक्शंस है, इट एक्ट्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एटीपी सिंथेसिस में जो है मीजोसोम्स का फंक्शन है, प्लस इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन। जब ये फ्यूचर में बैक्टीरिया सेल बाइनरी फिशन से डिवाइड करेगा, उस डिवीजन में भी मीजोसोम का रोल होता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या होता है, बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर होती है जिसको हम कहते हैं ये लेयर। सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज सेल वॉल। तो यहां पे हमें क्या याद रखना है कि जो बैक्टीरिया की सेल होता है इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसका जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है ये बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन से। ठीक है, तो सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स में भी सेल वॉल होती है, लेकिन वो किससे बनी होती है, सेलुलोज से। ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा इस चैप्टर में। हमने सेल वॉल भी हमारा एक टॉपिक आएगा जहां मैं आपको बैक्टीरिया की सेल वॉल समझाऊंगा। फिर फंगस में भी सेल वॉल होती है, लेकिन फंगस की सेल वॉल बनी होती है काइटिन से। फिर प्लांट्स में भी सेल वॉल होती है, प्लांट्स की सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज से। तो ये चीज भी आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा। तो ये हो गया सेल वॉल। ठीक है, और क्या होता है, देखो अंदर की बात करें तो बैक्टीरिया में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है। टर्म समझो, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, मतलब जो इसका अपना जेनेटिक मटेरियल है उसके अलावा भी जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। डन। तो इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल को हम बोलते हैं प्लाज्मिड।
इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल को। देखो सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ये, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मिड। अगर ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है तो बैक्टीरिया को कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज मिलती है। देखो डीएनए में क्या होता है, डीएनए में कुछ जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, तो अगर ये है तो बैक्टीरिया में कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज होंगी, अगर ये नहीं है तो बैक्टीरिया में वो प्रॉपर्टीज नहीं होगी। तो प्लाज्मिड में और मे नॉट बी प्रेजेंट इन अ बैक्टीरिया, ध्यान से समझना ये, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको और बताऊंगा। ये हो गया। अब देखो क्या होता है, कुछ बैक्टीरियाज में सेल वॉल के बाहर भी एक लेयर होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है। सेल वॉल के बाहर भी एक लेयर हो सकती है कुछ बैक्टीरियाज में, और कुछ बैक्टीरिया में ये नहीं भी हो सकती। जरूरी नहीं है कि सारे बैक्टीरियाज में हो। ठीक है, समझ आ गया। तो इस लेयर को एक्चुअली एक जेल लाइक लेयर होती है, कैसी, जेल जैसी, तो इसको बोलते हैं हम जेलेटिनस लेयर, जेलेटिनस लेयर मेड अप ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स, मेड अप ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट रिच लेयर होती है, कार्बोहाइड्रेट रिच लेयर होती है, मतलब ये जो जेलेटिनस लेयर है इसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होंगे, और इसको दो नाम दिए गए, इस जेलेटिनस लेयर को दो नाम दिए गए। कहीं पे इसका नाम है स्लाइम लेयर, ध्यान से समझना, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। कहीं पे इस जेलेटिनस लेयर का नाम है स्लाइम लेयर, और कहीं पे इस जेलेटिनस का नाम लिखा होता है कैप्सूल। क्या डिफरेंस है, एक ही चीज को दो नाम क्यों दिए गए हैं? अगर ये देखो, ये जेलेटिनस लेयर अगर लूजली पैक्ड हो, मतलब बिल्कुल जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं दूर दूर हो, तो इसको बोलते हैं स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर कब बोलेंगे, जब ये लूजली पैक्ड होगी। और अगर ये कॉम्पैक्टली पैक्ड हो, कॉम्पैक्टली पैक्ड हो, तो इसको हम बोलते हैं कैप्सूल। ये जो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर है, ध्यान से समझना, ये जो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर है ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी हो सकती है और ये यूकैरियोटिक सेल में भी हो सकती है। ये क्वेश्चन बहुत जगह पे पूछा जाता है। सब ये समझते हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स सिर्फ प्रोकैरियोट्स में होती है, नहीं, ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो यूकैरियोट में भी हो सकती है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है फंक्शन का। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में जो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर है इसका काम होता है प्रोटेक्शन का। इसका क्या काम होता है, प्रोटेक्शन का। कहां पे, अगर हम बैक्टीरिया की मतलब प्रोकैरियोट सेल की बात करें। और अगर यही ग्लाइकोकैलिक्स लेयर, अगर यही ग्लाइकोकैलिक्स लेयर यूकैरियोट में हो, लेकिन वहां पे इसको हम स्लाइम लेयर या कैप्सूल टर्म नहीं देते, सिर्फ ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। अगर ये यूकैरियोट में हो तो वहां पे ये काम करता है सेल रिकॉग्निशन का। किस चीज का काम करता है, सेल रिकॉग्निशन का। कहां पे, यूकैरियोटिक सेल में, जैसे एनिमल्स में। क्या काम करता है, सेल रिकॉग्निशन का। सेल रिकॉग्निशन का मतलब कि बाहर से जो सेल है या हमारी बॉडी के अंदर जो सेल है, ये हमारी बॉडी क्या करेगी, उसको रिकॉग्नाइज करेगी कि ये हमारी बॉडी का सेल है या नहीं। और अगर वो रिकॉग्निशन में वो ये हमारी बॉडी ये महसूस करे कि नहीं ये सेल हमारी बॉडी का नहीं है, तो क्या होता है, हमारी बॉडी में जो वो फैगोसिटिक सेल्स है, जैसे मैक्रोफेजेस वगैरह जो हैं, वो उस फॉरेन सेल को खत्म कर देगा, फैगोसाइटोसिस करके उसको मार देगा। बात देखो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। बैक्टीरियाज में सेल वॉल के बाहर एक जेलेटिनस लेयर होती है या नहीं भी हो सकती। अगर वो होगी तो उसको पहले बनी किस चीज से है, वो है ग्लाइकोकैलिक्स से बनी हुई, ठीक है। और इसका नाम है स्लाइम लेयर या कैप्सूल। अगर ये लूजली पैक्ड है तो इसको हम बोलते हैं स्लाइम लेयर, अगर ये कॉम्पैक्टली पैक्ड है तो ये कैप्सूल है।
और ऐसी ही ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर यूकैरियोटिक सेल में भी हो सकती है, प्रोकैरियोटिक में भी हो सकती है, यूकैरियोटिक में भी हो सकती है। प्रोकैरियोटिक में इसका काम होता है प्रोटेक्शन का और यूकैरियोटिक में इसका काम होता है सेल रिकॉग्निशन का। सेल रिकॉग्निशन का क्या मतलब है कि हमारी बॉडी, जिससे हमारे जो मैक्रोफेजेस हैं, हमारे न्यूट्रोफिल्स हैं, जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म करते हैं, उनमें सेल मार्कर्स होते हैं। वो सेल मार्कर्स जो होते हैं वो इसी ग्लाइकोकैलिक्स के, कार्बोहाइड्रेट्स के ही बने होते हैं। तो हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज करती है क्या ये सेल हमारी बॉडी का है या बाहर से आया है। हमारी बॉडी का है तो उसको कुछ नहीं करेगी, अगर बाहर से आया तो उसको एक एंटीजन की तरह लेगी। एंटीजन की तरह लेगी मतलब हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगी और उसको मार देगी। ये एक बैक्टीरिया की हमारी टिपिकल डायग्राम है। इसमें दो चीजें रह गई हैं हमारी कि बैक्टीरियाज में देखो, यहां सेल मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, छोटे छोटे ऐसे फिम्ब्रेज अराइज होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, ये पूरे में बनाने हैं हमने। मैंने थोड़ा सा पार्ट बनाया है यहां पे, ये पूरे में बनाने हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, फिम्ब्रे। इसका काम होता है एडहीजन का। हर चीज का फंक्शन पता होना चाहिए। इसका काम क्या होता है, एडहीजन का। किसी सरफेस पे अटैच होने पे ये फिम्ब्रे हेल्प करते हैं। सेल मेम्ब्रेन से ही अराइज होते हैं, ये पूरी बॉडी पे होंगे, ठीक है। और एक चीज और है, देखो इतना बना लिया आपने। यहां पे मैं ये पार्ट मिटा रहा हूं, एक छोटा सा पार्ट है यहां पे, ठीक है। इसी सेल मेम्ब्रेन से क्या होता है, ये फिम्ब्रे कभी कभी ऐसी इलोंगेटेड जो है एक्सटेंशंस निकलती हैं। फिम्ब्रे का काम क्या बताया मैंने आपको, एडहीजन का। इनको बोलते हैं हम सेक्स पिलाई। इनको क्या बोलते हैं, सेक्स पिलाई। सेक्स पिलाई का काम क्या होता है, कॉन्जुगेशन का। कॉन्जुगेशन मतलब, कॉन्जुगेशन एक प्रिमिटिव टाइप की रिप्रोडक्शन है, जहां एक जिसमें सेक्स पिलाई होगा, ये सेक्स पिलाई दूसरे बैक्टीरिया के साथ अटैच करने में हेल्प करता है। फिर एक बैक्टीरिया से जेनेटिक मटेरियल जो है वो दूसरे बैक्टीरिया में चला जाता है। ये प्रिमिटिव, ये भी समझेंगे हम जब हम किंगडम मोनिरा पढ़ेंगे, तब आपको मैं ये भी डिटेल में समझाऊंगा। फिम्ब्रे हो गया, सेक्स पिलाई हो गया। एक लास्ट चीज रह गई हमारी, फ्लैजिला। देखो फ्लैजिला जो है वो बेसल बॉडी से अराइज होता है, फिर उसमें एक हुक पार्ट होता है और फाइनली एक फिलामेंट पार्ट होता है। इसका काम क्या है, इसका काम मूवमेंट एंड लोकोमोशन का है। दिस इज फ्लैजिला। क्या काम है, लोकोमोशन का, ठीक है। बेसल बॉडी, दिस इज बेसल बॉडी, दिस इज हुक एंड दिस इज फिलामेंट। ये मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, क्योंकि किंगडम मोनिरा में जब हम पढ़ेंगे तब आपको मैंने फ्लैजिला भी डिटेल में समझाना है। तो ये एक मैंने टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल की जो है आपको डायग्राम बता दी है। हर एक पार्ट की हमने डिटेल में बात की है। अब इसके बाद मुझे आपको जो ये प्लाज्मिड है इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो है मैंने आपको डिटेल में बैक्टीरिया की डायग्राम जो है वो समझा दी है। उसमें एक पॉइंट रह गया था हमारा प्लाज्मिड, मैंने बताया था इसको हमने और डिटेल में पढ़ना है। तो अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, प्लाज्मिड। तो देखो प्लाज्मिड की डेफिनेशन क्या है, इसकी टाइप्स क्या है, इससे क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले प्लाज्मिड होता क्या है, इट इज एन स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल which is present in some bacterias and provides them some special फीचर्स या कैरेक्टर्स। देखो मतलब क्या है इसका, जब आपको मैंने डायग्राम समझाई थी तो हमने ऐसे एक बैक्टीरिया बनाया था। बैक्टीरिया में हमने ये क्या बनाया था,
डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल, जिसको आपने न्यूक्लियोइड कहा था, इसके साथ में ही मैंने एक छोटा सा ऐसे सर्कुलर मटेरियल बनाया था। दिस इज अवर प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड है। तो देखो डेफिनेशन में क्या है, इट इज स्मॉल सर्कुलर, है ना, छोटा सा सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, मतलब जो मेन जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया का, उसके अलावा भी कुछ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल है मतलब ये किससे बना होगा, मतलब डीएनए से बना होगा, है ना। फॉर्मेशन क्या होगी इसकी, डीएनए ही। जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए से बना हुआ, which is present in some bacterias and provides them some special features या characters। अब हम सब जानते हैं कि जो जीन्स होते हैं किससे बने होते हैं, डीएनए से। और डीएनए में क्या होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए में क्या होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, मतलब ये जीन्स जो है कुछ ना कुछ स्पेशल कैरेक्टर प्रोवाइड करेगा बैक्टीरिया को। जैसे हमारे जीन्स जो हैं वही हमें सारी प्रॉपर्टीज देते हैं। हमारे जो आंखों के जीन्स होंगे वो हमारी आई फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, जो हमारी आंखों के कलर के जीन्स होंगे वो हमारी आंखों को कलर प्रोवाइड करेंगे। वैसे ही ये प्लाज्मिड में जो डीएनए है वो अगर बैक्टीरिया में होगा, जरूरी नहीं है कि सब बैक्टीरिया में ये प्लाज्मिड हो, मैंने वर्ड बोला इन सम बैक्टीरिया। देखो यही इसी तरीके से आपके नीट में या एम्स में क्वेश्चन बनते हैं। देखो सबको पता होता है कि प्लाज्मिड क्या है, अगर ऐसे लिख दे कि प्लाज्मिड इज प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरियाज, प्लाज्मिड इज प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरियाज, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। इसलिए आपको हर एक वर्ड का मतलब समझना है। हर एग्जाम में ये चीजों का तो बहुत ध्यान रखना है। क्या वर्ड यूज किया है, सम यूज किया है, ऑल वर्ड यूज किया है, नन किया है, एक्सेप्ट किया है। इसी से जो है आपको अपने ऑप्शंस जो हैं वो डिसाइड करने होते हैं। तो जो प्लाज्मिड होता है वो कुछ बैक्टीरियाज में होता है, जरूरी नहीं है सब में हो। डन। और जिन बैक्टीरियाज में प्लाज्मिड होगा वो डीएनए से बना है प्लाज्मिड, तो उन बैक्टीरिया में कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, डेफिनेशन समझ आ गई। तो प्लाज्मिड इज अ स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल which is present in some bacterias and provides them with some special features। जैसा जीन होगा वैसे उसको कैरेक्टर बैक्टीरिया को मिल जाएंगे। यहां पे अगर ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया में होता है तो बैक्टीरिया के लिए एक स्पेशल नाम जो है वो बन जाता है। इफ प्लाज्मिड इज प्रेजेंट, अगर बैक्टीरिया में प्लाज्मिड प्रेजेंट है तो बैक्टीरिया इज कॉल्ड पॉजिटिव स्ट्रेन बैक्टीरिया, या बोलते हैं डोनर बैक्टीरिया। ठीक है, वर्ड याद रखना। जिस बैक्टीरिया में प्लाज्मिड होगा उसको बोलते हैं पॉजिटिव स्ट्रेन बैक्टीरिया या डोनर बैक्टीरिया। और इफ प्लाज्मिड इज नॉट प्रेजेंट, अगर प्लाज्मिड ना हो तो बैक्टीरिया कहलाया जाता है नेगेटिव स्ट्रेन बैक्टीरिया या रिसिपिएंट बैक्टीरिया। ये डोनर या रिसिपिएंट वर्ड क्यों यूज हुआ ये मैं आपको अभी समझाऊंगा। अगर प्लाज्मिड है तो डोनर बैक्टीरिया, अगर प्लाज्मिड नहीं है तो रिसिपिएंट बैक्टीरिया। डन। देखो जो क्वेश्चन आपका बनता है नीट में वो इसकी डेफिनेशन से बनता है। जो आपका पेपर प्रिपेयर करेंगे वो आपको डेफिनेशन में कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकते हैं कि प्लाज्मिड इज प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरियाज, तो वो गलत हो जाता है। प्लाज्मिड इज अ लीनियर स्ट्रक्चर, गलत हो जाता है। इन चीजों का ध्यान रखना है आपने डेफिनेशन में। तो एक क्वेश्चन आपका डेफिनेशन से पूछा जाता है, जो दूसरा यहां पे पूछा जाता है वो टाइप्स ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन प्लाज्मिड। ठीक है, तो प्लाज्मिड बैक्टीरिया में जितनी स्टडी हुई है तो प्लाज्मिड में देखे गए कुछ 3 स्पेशल टाइप के जीन्स हो सकते हैं। ठीक है, प्लाज्मिड may have these 3 genes।
जितने भी बैक्टीरियाज में स्टडी हुई है और प्लाज्मिड अगर उस बैक्टीरिया में पाया गया, बैक्टीरियाज की जब स्टडी हुई तो कुछ बैक्टीरियाज में प्लाज्मिड था, कुछ में नहीं था। जिनमें था तो अब मैंने बोला ये प्लाज्मिड है क्या, जीन्स है। तो ये 3 टाइप के जीन्स जो हैं देखे गए। जरूरी नहीं है कि तीनों जीन्स एक ही प्लाज्मिड में हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो जीन है वो है एफ जीन। प्लाज्मिड में जो पहला जीन हो सकता है वो है एफ जीन। एफ का मतलब होता है फर्टिलिटी जीन। एफ का मतलब क्या होता है, फर्टिलिटी जीन। देखो अब फर्टिलिटी से ही आपको समझ आ रहा होगा, फर्टाइल, फर्टाइल मतलब जो रिप्रोडक्शन में काम आ सकता है। 2 वर्ड आप नॉर्मली भी सुनते होंगे, इंग्लिश वर्ड है फर्टाइल, स्ट्राइल। फर्टाइल मतलब जो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव है, जो रिप्रोडक्शन कर सकता है। स्ट्राइल मतलब जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो जिस प्लाज्मिड में एफ जीन होगा, एफ जीन मतलब फर्टिलिटी जीन, मतलब उस बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन करने की क्वालिटी होगी। अब ये स्पेशल टाइप की रिप्रोडक्शन है। 2 टाइप की रिप्रोडक्शन होती है, वो आपको मैं बाद में समझाऊंगा, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल में जो है ये एफ जीन का कोई रोल नहीं है, वो नॉर्मली बाइनरी फिशन से सिंपल टूट के, सिंपल जैसे एक सेल जो है वो टूट के 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। दिस इज अ एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ये एफ जीन जो है ये क्या खास प्रॉपर्टी जो है बैक्टीरिया में प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने डेफिनेशन में बताया था कि अगर ये प्लाज्मिड होगा तो बैक्टीरिया में कोई स्पेशल प्रॉपर्टी होगी। तो प्लाज्मिड है, हमने बोला कि प्लाज्मिड है, इसमें एफ जीन है। एफ जीन जो है फर्टिलिटी जीन होता है। ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन सेक्स पिलाई फॉर्मेशन। अब ये सेक्स पिलाई क्या है, जब मैंने आपको डायग्राम बताई थी वहां पे मैंने समझाया था आपको कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ऐसी कुछ एक्सटेंशंस निकल सकती हैं, इनको हम सेक्स पिलाई कहते हैं। ये आपको मैंने उस डायग्राम में समझाया है। देखो होता क्या है, अगर एफ जीन है तो सेक्स पिलाई फॉर्मेशन होती है और सेक्स पिलाई का काम होता है इट हेल्प्स इन कॉन्जुगेशन। ये कॉन्जुगेशन भी आपको मैं जब किंगडम मोनिरा आएगा तब डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी मैं आपको सिंपल वर्ड में कॉन्जुगेशन का मतलब समझा देता हूं। इतना पार्ट हो गया, यहां से मैं इरेज कर रहा हूं। देखो समझ लो ये एक बैक्टीरिया है, ये उसका वो न्यूक्लियोइड जेनेटिक मटेरियल, और यहां पे ये प्लाज्मिड है। और इस प्लाज्मिड में मैंने क्या मान लिया कि एफ जीन प्रेजेंट है। देखो अगर इस प्लाज्मिड में एफ जीन होगा तो इस बैक्टीरिया में क्या होगा, सेक्स पिलाई फॉर्मेशन होगी। इस बैक्टीरिया में क्या होगा, सेक्स पिलाई फॉर्मेशन होगी। ये सेक्स पिलाई क्या करते हैं, ये दूसरे बैक्टीरिया को अटैच करने में हेल्प करते हैं। ये मैंने एक और बैक्टीरिया बना दिया जैसे, और इसमें जो है प्लाज्मिड नहीं था। जिस बैक्टीरिया में प्लाज्मिड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव स्ट्रेन बैक्टीरिया या डोनर बैक्टीरिया। देखो मैंने बताया था, मैं आपको समझाऊंगा डोनर या रेसिपिएंट वर्ड क्यों आया। तो जिसमें एफ जीन है उसमें सेक्स पिलाई बनेगा। सेक्स पिलाई जो है वो दूसरे बैक्टीरिया को अटैच करने में हेल्प करती है, और इस सेक्स पिलाई से क्या होता है, जो इस बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल होता है वो दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाता है। इस बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल इस सेक्स पिलाई के थ्रू दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाता है, और इसमें जब जीन्स आगे, कुछ एक्स्ट्रा जीन्स आगे, तो इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। तो ये एक प्रिमिटिव टाइप की रिप्रोडक्शन मानी जाती है। देखो रिप्रोडक्शन में होता क्या है, जीन ट्रांसफर होते हैं, मेल के जीन्स आते हैं, फीमेल के जीन्स आते हैं, जाइगोट बनता है, बच्चा होता है, और उसके अपने कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये भी कुछ वैसा सही है कि ये वाला जो बैक्टीरिया है वो अपने जीन्स इस बैक्टीरिया को दे रहा है और इस बैक्टीरिया की क्वालिटीज चेंज कर दे रहा है। तो इसको हम प्रॉपर रिप्रोडक्शन नहीं कहते, लेकिन हाँ इसको प्रिमिटिव रिप्रोडक्शन जरूर नाम दिया गया है। तो ये बैक्टीरिया जो है ये जीन ट्रांसफर कर रहा है, इसीलिए इसको डोनर बैक्टीरिया बोला। ये जो है जीन्स ले रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, रिसिपिएंट बैक्टीरिया बोलेंगे। मैंने आपको बताया था प्लाज्मिड प्रेजेंट है,
तो पॉजिटिव स्ट्रेन या डोनर बैक्टीरिया, प्लाज्मिड नहीं है तो रिसिपिएंट स्ट्रेन या नेगेटिव बैक्टीरिया। समझ आ गया डोनर और रिसिपिएंट का मतलब क्या था? डन। और इस प्रोसेस को जो अभी आपको मैंने समझाया है कि डोनर से रिसिपिएंट में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जा रही है, इसको हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया एक जीन। जो दूसरा जीन है, मैंने कहा कि प्लाज्मिड में 3 टाइप के जीन हो सकते हैं। एक आपको एफ जीन मैंने समझा दिया। जो दूसरा जीन है वो है आर जीन। आर जीन का मतलब है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। बार बार मैं आपको समझा रहा हूं कि प्लाज्मिड जो है वो बैक्टीरिया को कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी देता है। जैसे एफ जीन था तो बैक्टीरिया में सेक्स पिलाई बनने की प्रॉपर्टी आई। आर जीन है तो बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो है, आर जीन मतलब क्या होता है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। अब देखो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का मतलब क्या है कि अगर ये जीन प्रेजेंट होगा बैक्टीरिया में, अगर आर जीन प्रेजेंट होगा बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया जो है वो एंटीबॉडी से लड़ सकता है। बैक्टीरिया जो है एंटीबॉडी से लड़ सकता है। देखो जब भी आप बीमार पड़ते हो और अगर आपको जो कोई भी बैक्टीरियल डिजीज हुई है तो डॉक्टर क्या देता है आपको? आपको एंटीबायोटिक देता है। जब भी आप बीमार होते हो तो अगर वायरस होगा तो नहीं, वायरस के लिए एंटीबायोटिक नहीं लगती, लेकिन अगर बैक्टीरियल कोई प्रॉब्लम है तो बैक्टीरियल डिजीजेस के लिए डॉक्टर आपको सबसे पहले एंटीबायोटिक देता है। वो एंटीबायोटिक क्या करता है? वो किसी भी तरीके से उस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करेगा। डिफरेंट तरीके हैं जो एंटीबायोटिक वर्क करता है, लेकिन हमें वहां पे नहीं जाना। एंटीबायोटिक का काम है बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करना। डन। तो आर जीन अगर बैक्टीरिया में होगा तो आर जीन का नाम देखो, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। मतलब ये जीन जो है ये बैक्टीरिया को प्रॉपर्टी देगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट की। मतलब अगर आप बैक्टीरिया पे एंटीबायोटिक डाल भी दोगे तब भी बैक्टीरिया को कुछ भी नहीं होगा। ये प्रॉपर्टी जो है बैक्टीरिया को मिल जाती है। ठीक है, अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो है ये 2 टाइप के जीन्स होते हैं। एक होता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, ये जब आप +2 में बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे वहां पे आता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। और एक और है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। मतलब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन अगर बैक्टीरिया में हुआ तो उस बैक्टीरिया पे एम्पिसिलिन एक्ट नहीं करेगी। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन अगर बैक्टीरिया में हुआ तो उस बैक्टीरिया के ऊपर टेट्रासाइक्लिन वर्क नहीं करेगी। ये दोनों क्या है? ये एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन ये दोनों एंटीबायोटिक है। डॉक्टर्स जो हैं ये बैक्टीरिया को मारने के लिए दवाई यूज करते हैं, लेकिन अगर बैक्टीरिया में ये जीन्स हो गए तो बैक्टीरिया को कोई भी असर नहीं होगा। ये हो गए 2 जीन्स। एफ जीन क्या करेगा? सेक्स पिलाई फॉर्मेशन में हेल्प करता है, कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। आर जीन क्या है? बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट बनाता है, मतलब एंटीबायोटिक का असर बैक्टीरिया पे नहीं होगा। डन। ये 2 जीन हो गए। एक तीसरा जीन है, बहुत इंटरेस्टिंग जीन है, नीट में पूछा भी गया है काफी बार ये। थर्ड जीन, इट इज कॉल जीन। ध्यान से समझना, काफी किताबों में इसकी अच्छी डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखी। देखो कॉल जीन का मतलब होता है कॉलचिसिन जीन, कॉलिसिन जीन। ध्यान से समझना, कॉलिसिन जीन। ये कॉलिसिन क्या है? इट इज अ बैक्टीरियोसिडल केमिकल। बैक्टीरियोसिडल केमिकल। बैक्टीरियोसिडल का मतलब होता है जो बैक्टीरिया को मारे। सिडल मतलब मारे, जो बैक्टीरियोसिडल मतलब ऐसा केमिकल जो बैक्टीरिया को मार दे। अब ऐसा कौन सा जीन होगा जो बैक्टीरिया में ही है और बैक्टीरिया को ही मार रहा है? बात थोड़ी कंफ्यूजिंग होगी, लेकिन ध्यान से समझो। कॉलिचिसिन जीन जो है ये पाया जाता है ई कोलाई बैक्टीरिया में।
ये क्या किस में पाया जाता है? ई कोलाई बैक्टीरिया में। और ये ई कोलाई जो जीन है, ई कोलाई में ये जो कॉलिसिन जीन है, ये जब रिलीज होता है ये क्या बनाएगा? कॉलिसिन केमिकल बनाएगा। जब भी ये अपनी सराउंडिंग में केमिकल रिलीज करता है तो ई कोलाई के आसपास कोई दूसरा बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता। ई कोलाई के आसपास कोई दूसरा बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता तो क्या फायदा है? ई कोलाई को अपनी स्पेस भी एक्वायर कर रहा है और ई कोलाई को खाने के लिए कंपीट भी नहीं करना पड़ रहा। ये इस जीन का फायदा है और ये स्पेशली जो ई कोलाई बैक्टीरियाज होते हैं, इश्चरचिया कोलाई, इनमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा मेन प्लाज्मिड था। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते प्लाज्मिड में। तो प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, स्मॉल, सर्कुलर, डबल स्ट्रैंडेड, ये प्रॉपर्टीज है उसकी। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के मेनली। एफ जीन है, अगर प्लाज्मिड में जो है अलग अलग टाइप के जीन्स पाए जाते हैं। एक एफ जीन है, एक आर जीन है और एक कोल जीन है। अगर एफ जीन है उसको बोलते हैं हम फर्टिलिटी जीन। वो क्या करेगा? बैक्टीरिया में सेक्स पिलाई की फॉर्मेशन करवाएगा। सेक्स पिलाई से क्या होगा? कॉन्जुगेशन पॉसिबल होगी, प्रिमिटिव टाइप की रिप्रोडक्शन है ये। उसके बाद आर जीन को क्या बोलते हैं हम? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। मतलब जिस बैक्टीरिया में आर जीन होगा वो बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो जाएगा, उस बैक्टीरिया पे वो वाली एंटीबायोटिक असर नहीं करेगी। जैसे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, मतलब बैक्टीरिया इज रेजिस्टेंट टू एम्पिसिलिन। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, मतलब बैक्टीरिया इज रेजिस्टेंट टू टेट्रासाइक्लिन। ये वो हो गया। फाइनली हमारा आ गया कोल जीन मतलब कोलिसिन जीन फाउंड इन ई कोलाइज। और जब ये जीन अपनी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करके, मतलब जब ये जीन अपना फंक्शन दिखाता है, पिगमेंट बनाएगा, तो ई कोलाई के आसपास कोई और बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो केमिकल है इट इज अ बैक्टीरियोसिडल केमिकल। ठीक है, एक हमारा जो व्यू है, आपको मैंने प्रोकैरियोटिक जो सेल था बैक्टीरिया, उसकी डिटेल डायग्राम बनाई है, करवा दी है मैंने आपको। तो अब एक उसका हम प्रोजेक्टर व्यू ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, देखो ये हमारा जो बैक्टीरिया है उसका प्रोजेक्टर व्यू आ गया। तो ये मैंने ऐसे आपको डिटेल में डायग्राम बनवाई है, उससे ज्यादा यहां पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, बट फिर भी एक बार आप सुन लो। देखो सबसे बाहर जैसे अंदर साइटोप्लाज्म आ गया, साइटोप्लाज्म के अंदर डायरेक्टली विदाउट एनी न्यूक्लियर मटेरियल ये डीएनए पड़ा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं, है ना। देखो कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर ये होती, इस डीएनए को अगर इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने कवर किया होता तो ये न्यूक्लियस होता। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। जो जेनेटिक मटेरियल है वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है, और इसके लिए एक स्पेशल टर्म यूज की गई है, न्यूक्लियोइड। डन। बाकी ये साइटोप्लाज्म आ गया, डन, इसमें कुछ नहीं है। देखो बाकी साइटोप्लाज्म में और क्या होता है? राइबोसोम्स मैंने आपको बताए थे, कौन से होते हैं यहाँ पे? 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। एस मतलब क्या बताया था मैंने? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। देखो जब हम सेल के बारे में पढ़ते हैं या डिफरेंट ऑर्गेनलीज के बारे में पढ़ते हैं तो क्या करते हैं हम? जो सेल ऑर्गेनलीज है उसको सेंट्रीफ्यूगेशन करके अलग अलग लेवल पे जो है वो सेडिमेंट हो जाती है, और अलग अलग ऑर्गेनलीज हम, ये अलग प्रोसीजर है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन करते क्या है? कुछ लिक्विड लेंगे, उसमें सेल डालते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या होता है कि जो जिसकी डेंसिटी अलग होगी, जो भारी चीज होगी वो जल्दी सेटल डाउन हो जाती है, हल्की चीज लेट सेटल होती है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? हर एक ऑर्गेनली जो है उसके डिफरेंट सेक्शंस बन जाते हैं, और साइंटिस्ट क्या करते हैं? इंडिविजुअली एक एक ऑर्गेनली वो स्टडी कर लेते हैं। तो बस ये सेडिमेंटेशन स्पीड वही है कि कुछ राइबोसोम्स जो हैं वो 70S की स्पीड से सेडिमेंट होते हैं, कुछ 80S की स्पीड से होते हैं। 70S जो है वो आपको प्रोकैरियोटिक में मिलता है, 80S जो है वो आपको यूकैरियोटिक सेल में मिलता है। ये मैंने आपको डिटेल में पहले समझा दिया है ना। फिर मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल के बाहर क्या आएगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, एक चीज याद रखना, काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे यूकैरियोटिक सेल मतलब हमारा एनिमल सेल या प्लांट सेल किससे बना होता है? प्रोटीन और लिपिड से। प्रोटीन और
लिपिड से, वैसे ही बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसमें भी प्रोटीन और लिपिड प्रेजेंट होता है। और बैक्टीरिया में क्या प्रॉपर्टी थी कि कहीं कहीं पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड बना देती है, जिसको मैंने क्या बताया था आपको, मीजोसोम। मीजोसोम के मैंने कुछ फंक्शंस बताए थे आपको, क्या कि मीजोसोम जो है इट एक्ट्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। यहां पे जो रेस्पिरेटरी रिएक्शंस होती है, मतलब जो फूड होता है वो ऑक्सीडाइज होता है और ये एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प लेता है। ये समझा दिया आपको मैंने, सारा रिवाइज करवा रहा हूं। डन। एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प लेता है। और क्या फंक्शन बताया था मैंने कि मीजोसोम जो है फ्यूचर में जब ये सेल डिवाइड करेगा तब भी सेल डिवीजन में मीजोसोम का रोल होता है। डन, ये हो गया। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो है सेल वॉल आती है। सेल वॉल आपको मैंने बताई थी कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन से। ये सारा समझा दिया है मैंने आपको कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। और मैंने कहा था कुछ बैक्टीरिया में सेल वॉल के बाहर भी एक लेयर होती है ग्लाइकोकैलिक्स की। अगर ये लूजली अरेंज्ड है तो इसके लिए टर्म यूज होती है स्लाइम लेयर, और अगर ये कॉम्पैक्टली पैक्ड है तो इसको बोलते हैं कैप्सूल। पूरा की पूरी ये वीडियो डिटेल में पड़ी हुई है, अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो उस वीडियो को आप एक बार फिर से देख लेना, ठीक है। बाकी अभी इस लेक्चर में मैंने आपको प्लाज्मिड के बारे में डिटेल में बता दिया, स्मॉल सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल, अलग अलग टाइप के इसमें जीन्स प्रेजेंट है, ये हो गया। और बैक्टीरिया में फिम्ब्रेज भी होते हैं, स्मॉल फिम्ब्रेज भी होते हैं, पिलाई भी होती हैं और फ्लैजिला भी होता है। ये सारा जो है मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है, ठीक है। अब अगला जो होगा वो हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन लेंगे, ठीक है। थैंक यू।